नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ पति के मरने के बाद बहू ने घर वालों के साथ ऐसा क्या किया कि सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रूही को घर भी रखा एक लेटर मिला जो उसकी देवर ने लिखा था, जिसमें लिखा था, भाभी, मैंने आपके सारे गहने जेवर और माँ के नाम पर जो घर था वह बेच दिया है। अब मुझे अपनी जिंदगी अपने अनुसार जीनी है। अब आप लोग कैसे जिएंगे आप लोग देख लीजिए। अब से आप लोगों का रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग। जब वह पत्र रूही ने पढ़ा तो उसने हिम्मत हारने की बजाय हौसला बुलंद करके कहा, ठीक है रवि, तुमने अपने हिस्सा जबरदस्ती छीन कर ले लिया, लेकिन मैंने भी अपनी माँ का दूध पिया है। मैं भी बता दूंगी कि मेरे पति विमल के प्यार में कितनी ताकत है। ऐसा मन में दृढ़ विश्वास करके वह उस पत्र को तोड़ मरोड़ कर फेंक देती है। तभी सीमा ने वह पत्र उठाया और अपनी माँ को पढ़कर सुना दी। कमला जी ने जब सारी सच्चाई सुनी तो वह बेहोश हो गई। आनन फानन में उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। छोटे बेटे के धोखे के कारण कमला जी अब टूट चुकी थी और गम में वे कमजोर हो गई थी। थोड़ी सी भी ऊंच नीच उन्हें सहन नहीं होती थी। तभी दिन भर की थकान और सारे काम निपटाने के बाद रूही सोई हुई थी। तभी अचानक उसकी ननद सीमा ने उसे जगाया और कहा, भाभी देखिए ना, माँ को क्या हो गया है। सुबह तक तो माँ ठीक थी, पर अचानक से उन्हें पेट में तेज दर्द होने लगा है। रूही दौड़ते हुए माँ के पास पहुंची तो देखा माँ दर्द से करहा रही थी। फिर उसने अपनी ननद सीमा से पूछा कि माँ ने ज़रूर कुछ ऊट पटांग खाना खाया होगा। सीमा ने कहा, हाँ, माँ ने कल रात की बची हुई रोटी को खाई थी। रूही ने माँ जी के पेन किलर देने के बाद सीमा को डांटते हुए कहा, तुम जब जानती हो कि माँ को बासी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता तो तुमने उन्हें खाने क्यों दिया। सीमा बोली, मैंने माँ को मना किया था, फिर भी माँ नहीं मानी और बोली, मेरी बहू इतना मेहनत से कमाती है तो मैं खाना बर्बाद कैसे होने दूँ। सीमा की ये बात सुनकर रूही की आंखों में आंसू आ जाते हैं। विमल के जाने के बाद रूही ने बहुत अच्छी से विमल की सारी जिम्मेदारियां उठा ली थी, फिर भी कुछ कमी ही रह जाती थी। रूही के घर में उसकी ननद सीमा, उसकी सासू माँ और उसका एक देवर राहुल रहता था। विमल के जाने के बाद रूही ने उन लोगों को विमल की कमी महसूस नहीं होने देने का प्रण किया था। विमल के जाने के बाद रूही बिल्कुल ही टूट गई थी, पर जब उसने रोते हुए माँ जी का चेहरा देखा तो उसे लगा कि विमल सबको मेरे हवाले ही तो छोड़कर गया है। अगर मैं ही टूट जाऊंगी तो सबको हिम्मत कौन देगा। सब तो टूट कर बिखर जाएगा, मेरा घर वीरान बन जाएगा। इसलिए उसने रोना छोड़कर हिम्मत से काम लिया। जीवन साथी का खोना क्या होता है कोई रूही से पूछे। वह विमल को दिलो जान से चाहती थी। अगर विमल ने मरने से कुछ दिन पहले ही बातों में उसे अपने परिवार का ख्याल रखने को नहीं बोला होता तो वह विमल के साथ ही इस दुनिया से चली जाती। विमल के जाने के बाद वह जी तो रही थी, पर उसमें खुशी जरा सी भी नहीं थी। किसी चीज की उसे जरा सी भी इच्छा नहीं थी। बस विमल के भाई और बहन की लाइफ बनाना उसका मकसद बन गया था। रूही एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी, इसलिए विमल के ऑफिस में उसकी जॉब लग गई। विमल के बॉस बहुत अच्छे से बात किए थे, इसलिए वे विमल की जगह रूही को नौकरी पर रख लेते हैं। रूही भी बहुत मेहनत से काम में लग जाती है ताकि उसके पति का नाम खराब ना हो। माँ को पेन किलर और सीमा को डांटने के बाद रूही जब अपने रूम में जाती है तो उसे विमल की बहुत याद आने लगती है। वह विमल के बारे में सोचती है कि उसके फ़ोन पर कॉल आता है। ये फ़ोन उसकी बहन का था। उसकी बहन बोलती है, दीदी, मेरे एग्ज़ाम का सेंटर तुम्हारे शहर में है, कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारे पास आ जाती हूँ। ये सुनकर रूही खुश हो जाती है और बोलती है, ठीक है, आ जाओ। ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ जाया करो।
दूसरे दिन रूही ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है और सीमा को बोलती है कि तुम माँ का ध्यान रखना, और आज मेरी बहन तनु आने वाली है, शाम तक आ जाएगी। अगर मेरे आने से पहले आ जाए तो तुम अच्छे से उसका ख्याल रखना। पर सीमा खुश होने की बजाय कुछ परेशान हो जाती है, पर अपने चेहरे पर खुश होने का नाटक करते हुए भाभी से कहती है, भाभी, अब तो आपकी बहन के साथ खूब मस्ती करोगी। रूही मुस्कुराकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। रूही सोचती है उसके बॉस बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसके बॉस उसके पापा की उम्र के थे। रूही को बॉस में अपने पापा की छवि नजर आती थी। रूही घर के कामों, ऑफिस के कामों में उलझ गई थी। उसे अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता था। उसके ऑफिस में मदन नाम का लड़का भी काम करता था, जो रूही को काम में काफ़ी हेल्प किया करता था। पर रूही अपने काम से काम रखती थी और मदन से ज़्यादा बात ही नहीं करती थी। मदन चाहता था कि रूही उससे बात करे, उसके साथ घूमने जाए, पर शर्मीले स्वभाव के कारण मदन रूही को कभी बोल ही नहीं पाया। उस दिन रूही ऑफिस नीले रंग की साड़ी पहनकर गई थी, जो उस पर बहुत जच रही थी। जब रूही ऑफिस पहुंची तो मदन उसे देखता ही रह गया। जब रूही ने मदन को गुड मॉर्निंग बोला तो वह एकदम से सकपका गया, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। रूही उसे बहुत अच्छी लगने लगी थी, और लगती भी नहीं। रूही अपने काम से मतलब रखने वाली लड़की थी। न ज़्यादा किसी से बोलती थी, न ज़्यादा हंसती थी, बस गुमसुम सी रहती थी। मदन को लगा रूही ने मन के अंदर बहुत सारा दर्द छुपा रखा है। वह रूही को खुश देखना चाहता था, खुश रखने की कोशिश करना चाहता था। वह उसकी कहानी से बिल्कुल अनजान था, पर रूही उसे बात ही नहीं करती थी, ना ही उसे अपने इर्द गिर्द आने देती थी। पर आज लौटने के समय हिम्मत करके मदन उससे पूछ ही लेता है। मदन बोला, रूही, क्यों तुम मुझसे दूर दूर रहती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? रूही बोली, ऐसी बात नहीं है मदन, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें ढेर सारी अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी, तुम उनसे दोस्ती कर लो। मैं तुम्हारे दोस्ती के काबिल नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक विधवा हूँ। ये सुनकर मदन सकपका जाता है और रूही ये बोलकर ऑफिस से निकलकर घर चली जाती है। रूही उसकी बातों से इतनी उलझ जाती है कि घर लौटने के बाद सीधे अपने रूम में चली जाती है। तनु अपनी दीदी को परेशान देखकर पूछती है, दीदी क्या हुआ? पहले तो रूही कुछ नहीं बताती, पर बार बार पूछने के बाद मदन के बारे में तनु को बता देती है। तनु मन ही मन मदन से मिलने की सोचती है, पर अपनी दीदी से कुछ नहीं कहती। रूही अपने कमरे में विमल की फोटो सीने से लगाए रोने लगती है और कहती जाती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों गए? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह सकती हूँ? कैसे सबको संभालूं? तभी तेज हवाएं चलने लगती हैं। खिड़कियों के दरवाजे एक दूसरे से टकराकर आवाज करने लगती हैं। ऐसा लगता है कि बारिश आने वाली है। रूही बालकनी में जाती है, तभी तेज बारिश होने लगती है। रूही को विमल के साथ की शादी का पहला सावन याद आने लगता है। विमल से शादी करके रूही बहुत खुश थी, और होती भी क्यों ना। विमल रूही से बहुत प्यार जो करता था। सावन का पहला दिन और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। रूही विमल से कहती है, देखो ना, आज ही सावन आया है और मैंने ना ही हरी चूड़ियाँ पहनी और ना ही मेहंदी लगाई। बारिश भी नहीं रुक रही है। मुझे मार्केट जाना था। आज पहला सावन है। सुहागन को हरी चूड़ियाँ पहनने से उसके सुहाग की लंबी उम्र होती है। विमल सुनकर जोर जोर से हंसा और बोला, क्या रूही, तुम भी ऐसे बात मानती हो? ये बात रूही को अच्छी नहीं लगी और वह विमल से रूठ गई। विमल कहता है, अच्छा बाबा, नाराज मत हो और अपनी आंखें बंद करो। जब वह आंख बंद करती है तब विमल उसके सामने हरी चूड़ी, हरी साड़ी, मेहंदी, बिंदी, नेल पॉलिश और तब श्रृंगार का सारा सामान उसके पास रख देता है और कहता है, तुम्हारा पहला सावन है तो मैं कैसे अपनी बीबी को गिफ्ट देना भूल सकता हूँ? रूही बहुत खुश होती है। विमल कहता है, आज मैं तुम्हें
अपने हाथों से चाय बनाकर भी पिलाता हूँ। तब तक तुम जल्दी से ये सब पहन कर आ जाओ। देखना चाहता हूँ कि मेरी बीवी हरी साड़ी में कैसी लगती है। रूही ये सब सोचती सोचती न जाने कब बारिश में भीगने चली जाती है, उसे एहसास भी नहीं होता। जब तनु उसे आवाज़ देती है तब उसका ध्यान टूटता है और बारिश से अंदर आती है। तनु समझ जाती है कि दीदी बहुत परेशान है। वह सोचने लगती है कि दीदी की लाइफ को जल्दी से जल्दी ठीक करना होगा, नहीं तो दीदी। दूसरे दिन तनु एग्ज़ाम देने के लिए चली जाती है और वह एग्ज़ाम देने के बाद मदन से मिलती है और मदन से कहती है कि वह उसकी दीदी को क्यों परेशान कर रहा है। मदन कहता है कि मुझे रूही अच्छी लगती है, पर मैं नहीं जानता था कि रूही विधवा है। तनु मदन की पूरी बात सुने बिना ही कहती है, मेरी दीदी विधवा है तो क्या हुआ, उसे दोबारा जीने का कोई हक नहीं है क्या? तुम जैसे घटिया लड़के की सोच की वजह से ही हमारा समाज पुरानी दकियानूसी बातों को ही मानता रहता है। कभी आगे नहीं बढ़ सकता हमारा समाज। अगर मेरी दीदी विधवा नहीं होती तो तुम दीदी से प्यार करते ना। अब जब सच्चाई तुम्हें पता चल गई तो तुम पीछे हट रहे हो। बीच में रोकते हुए मदन कहता है, अरे मेरी माँ, पहले मेरी बात तो सुनो। मैं रूही से शादी करने के लिए तैयार हूँ, पर रूही मुझे प्यार नहीं करती। इतना कुछ सुनने से पहले क्या तुमने अपनी दीदी से पूछने की कोशिश की? तनु बोली, तुम्हारे दिल में दीदी की प्यार की घंटी बज गई ना, तो दीदी के दिल में भी तुम्हारे लिए प्यार की घंटी मैं बजा कर ही रहूँगी। फिर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। घर में 2-3 दिन रहने के बाद तनु को पता चल जाता है कि उसकी सास, ननद और देवर रूही से झूठा प्यार करते हैं। उसके साथ इसलिए सहानुभूति दिखाते हैं कि एक रूही है जो उनका ख्याल रख सकती है और पैसों की कोई कमी नहीं होने देगी। तनु अपनी दीदी को घर वालों की असलियत बताने की कोशिश करती है और मदन से शादी करने के लिए भी मनाती है, पर रूही सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। तनु सोचती है दीदी को कैसे मनाऊं। मदन से शादी करने के लिए उसकी दीदी कभी नहीं मानेंगी, क्योंकि दीदी विमल के परिवार को अपना समझती है। वे अपनी इस फैमिली को कभी भी नहीं छोड़ेंगी। इसी उधेड़ भून में ना जाने उसे कब नींद आ जाती है। काफी लेट सोने की वजह से रूही के जगाने पर तनु जागती है। रूही बोली, तेरी तबीयत तो ठीक है ना तनु? आज बहुत लेट करती उठने में तुमने। तनु बोली, हाँ दीदी ठीक हो, रात में लेट से सोई थी इसलिए उठने में देरी हो गई। अच्छा छोड़ो ना दीदी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। रूही बोली, हाँ बोलो। तनु बोली, दीदी प्लीज़ आप बुरा मत मानेगा, बस ऐसे ही मैं पूछ रही हूँ। रूही बोली, पूछेगी भी क्या, पहेली बुझाएगी? तनु बोली, डांटना मत, मैं तो बस ऐसे ही आपसे पूछ रही थी। मदन कैसा लगता है आपको? रूही बोली, ठीक है, अच्छा लड़का है, मेरी हेल्प भी बहुत करता है, नेचर का भी अच्छा है, सॉफ्टवेयर वाला है, ऑफिस में सबकी हेल्प करता है, हेल्पफुल टाइप का है। तनु मुस्कुराते हुए बोली, दीदी मैंने पूछा कैसा लगता है, तुम तो उस पर निबंध रखने लगी। रूही बोली, मारूंगी तुमको, तंग करती हो मुझे। बोलकर वह भी मुस्कुरा दी। अपनी दीदी को इतने दिनों बाद मुस्कुराते हुए देखकर तनु को बहुत अच्छा लगा। तनु मन ही मन सोचती है दीदी के घर वालों के बारे में भी दीदी से बात करेगी, पर अभी नहीं कुछ सबूत मिल जाए ताकि वह भी मेरी बातों पर भरोसा करे। रूही सबको नाश्ता कराकर सीमा को माँ के बारे में समझाकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। तभी वहाँ बाइक से मदन आ जाता है। मदन को अचानक देखकर रूही सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि वो एरिया तो मदन का नहीं था। उससे पूछती है, अरे आप यहाँ? मदन बोला, हाँ इधर कुछ काम था इसलिए मैं इधर आया हूँ, पर आप इधर? रूही बोली, हाँ मेरा घर इधर ही है, उस तरफ है, तो घर पर नहीं बुलाएगी? देखो तो आपके घर में कौन कौन है, आपकी माँ जी से मिल भी लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, चलिए ना, रूही बोली। रूही उसे घर ले जाती है, सबसे मिलवा आती है। तनु तब तक चाय बनाकर ले आती है, क्योंकि सीमा कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई होती है।
पर मदन का घर आना सासू माँ को अच्छा नहीं लगता। ये बात रूही नोटिस कर लेती है, पर मदन सबसे अच्छे से मिलता है। वह माँ जी को प्रणाम करते हुए कहता है, आंटी जी, न जाने क्यों मुझे आप में मेरी माँ की छवि नजर आती है। बचपन से अनाथ हो, जब आपको देखा तो माँ याद आ गई। पर रूही की सास को ज्यादा खुशी नहीं हुई। ये देखकर रूही ज्यादा देर तक मदन को अपने घर में रखना नहीं चाहती थी और ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाएगा कहकर मदन को चलने के लिए बोलती है। घर से निकलने के बाद रूही पैदल चलकर जाने लगती है। तब मदन कहता है, मैडम जी, अब इतना अजनबी कर दिया कि मेरे साथ बाइक से भी नहीं चलेंगी। ऐसी बात नहीं है मदन, सब देखेंगे तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। रूही ने कहा, अरे लोगों का क्या है, उनका काम तो है कहना, चाहे आप अच्छा करो या बुरा, लोग तो कहेंगे ही। वैसे भी लेट तो हो ही गई है, आपकी बस भी निकली गई है, दूसरी बस के लिए वेट करना होगा। ऑफिस पहुंचने में आपको लेट हो जाएगा। और बताए ना, बहुत सारा जल्दी आने के लिए कह रहे थे, इसलिए आपके पास मेरे साथ वैसे चलने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। ये कहकर मदन बाइक रोक देता है और रूही को मजबूरी वश बैठना पड़ता है। देखकर आजू बाजू वाले लोग रूही को ऐसे देखने लगते हैं जैसे कि रूही कोई क्रिमिनल हो और किसी का कत्ल करके जा रही हो। उसका उदास चेहरे को मदन मिरर में देख लेता है तो उसे हंसाने के लिए एक जोक सुनाता है। जोक सुनकर रूही खिलखिला उठती है। रूही को खुश देखकर मदन खुश हो जाता है। तब तक वे दोनों ऑफिस भी पहुंच जाते हैं। ऑफिस दोनों को साथ में आते देखकर वहाँ के स्टाफ और उनके सहकर्मी को आज बात करने का मौका मिल गया। वे सभी तरह तरह की बातें करने लग गए। सब एक दूसरे से कानाफूसी करने लग जाते हैं। कोई कहता है, पति को गुजरे तो साल भी नहीं हुए, अपना रंग दिखाने लग गई। कोई कहता, पता नहीं मदन जैसे स्मार्ट लड़का को इसमें क्या दिखता है जो इसके साथ, अरे नहीं, यही कोई जादू किया होगा। देखने में तो सीधी सादी लगती है पर अंदर बहुत चालाक है, तभी तो इसको फंसा लिया। रूही को ये सब सुनकर अच्छा नहीं लगता पर वह कुछ नहीं बोलती, बस सुन लेती है और मन में सोचती है कि अब से वह मदन से दूर ही रहेगी। मदन तनु को ऑफिस वाली बात फ़ोन करके बता देता है। तनु अपनी दीदी को फ़ोन करती है। रूही घर के बारे में पूछकर अपने आप को बिजी बताकर फ़ोन कट कर देती है। मदन अपने काम में लग जाता है ताकि रूही को ये ना लगे कि वह उसके पीछे ही पड़ा है, पर अंदर से उसे रूही के लिए बहुत बुरा लगता है। मदन रूही के साथ रहना चाहता था। जो ऐसी वैसी बातें रूही के बारे में बोल रहे थे उसको मुंह तोड़ जवाब देना चाह रहा था कि उसने ऐसा कौन सा पाप कर दिया जो आप लोग इसको ऐसा सुना रहे हो। रूही को अपनी पसंद की जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? पर वह मजबूर था। अगर वैसा करता तो रूही और दूर हो जाती। रूही को वह खोना नहीं, पाना चाहता था। वह जान गया था कि उसकी प्रेम कहानी आसान नहीं है। वह बहुत सारी परीक्षाओं से गुजर कर ही रूही को पाना होगा। लंच ब्रेक में मदन अपने मोबाइल में रीना का फोटो सबको दिखाते हुए कहता है, अरे देखो, हमारी रीना तो कपड़ों के जैसे अपने बॉयफ्रेंड बदलती है, इसलिए शायद सबको अपने जैसा समझती है। रीना मदन से कहती है, मदन ये क्या मजाक है? मेरा फोटो उन सबको दिखाकर मुझे उस शर्म नीचा नहीं दिखा सकते हो। ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहूँ जीऊँ, तुम बोलने वाले होते कौन हो? मदन बोला, एग्जैक्टली, मैं कोई नहीं होता रीना, पर जैसे ये तुम्हारी जिंदगी है वैसे ही सबकी लाइफ होती है। तुमको भी हक नहीं होता किसी की लाइफ में कुछ बोलने का। रूही कुछ नहीं बोलती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग उसे कुछ भी सुनाते रहो और तुम लोग पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बद्दा कमेंट करते हो। अच्छा नहीं लगता यार। रूही को भी हक है अपनी ज़िंदगी जीने का, अपने अनुसार चलने का। तुम लोग उसे सपोर्ट करने की बजाय उसे अपसेट कर रहे हो। एक दोस्त होते हुए भी ये क्या कर रहे हो? अगर दोस्त ऐसे होते हैं तो इंसान को अकेले रहने में ही भलाई है। ये सब बातें सुनकर रीना को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी हुई।
और वह मदन से माफ़ी मांगने लगती है। मदन कहता है, माफ़ी रूही से मांगो। ऑफिस में रिया सबके सामने रूही से माफ़ी मांगती है और सबसे कहती है, आज से रूही हम लोगों की दोस्त है। रूही भी थोड़ा मुस्कुरा देती है। वह समझ जाती है कि मदन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, पर वह मदन को कुछ नहीं कहती। ऑफिस टाइम ओवर होने के बाद जब रूही ऑफिस से निकलती है तब मदन उसे बाइक पर बैठने के लिए कहता है, पर वह इनकार करके आगे बढ़ने लगती है। मदन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। तभी रूही कहती है, ये क्या कर रहे हो मदन? मदन कहता है, कुछ नहीं, बस तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा हूँ। रूही कहती है, सब लोग देख रहे हैं। मदन कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रूही कहती है, पर मुझे पड़ता है। मदन कहता है, तुम बैठोगी या मैं खुद का एक्सीडेंट करवा लूँ? रूही गुस्से से कहती है, अच्छा अब तुम ब्लैकमेल करोगे? मदन कहता है, हाँ करूँगा, जब तक तुम मेरी दोस्त नहीं बन जाती। ये सुनकर रूही मुस्कुराकर उसकी बाइक पर बैठ जाती है। मदन उसे पार्क में एक शांत सी जगह पर ले जाता है। रूही को बहुत पसंद आती है। वह जगह वही तालाब के किनारे बैठकर दोनों बातें करने लगते हैं। रूही मदन से कहती है, तुम आज अपने बारे में बताओ। क्या बताऊँ अपने बारे में? कभी माँ पापा का चेहरा देखा नहीं। अनाथालय में मेरा घर है। वहाँ के लोग मेरे सगी संबंधी। साथी पंडी में देश था, वहाँ के बाबा पढ़ने बाहर भेजती, फिर जॉब, फिर तुमसे मुलाकात। आगे अब यही सोच रखा है कि अनाथालय की कुछ कर सकूं। ये तो हुई मेरी बात, तुम बताओ कुछ अपने बारे में। मदन ने कहा। रूही मदन को अपने बारे में कुछ कहने ही वाली होती है कि घर से उसकी बहन तनु का फ़ोन आता है। दीदी प्लीज़ घर जल्दी से आ जाओ। रूही पूछती है, क्या हुआ? तनु बोलती है, घर आने के बाद ही बताऊंगी। मदन उसे बोलता है, घर तक छोड़ देता हूँ, अंदर नहीं जाऊंगा, इसे तुम जल्दी पहुँच जाओगी। बस के चक्कर में तुम्हें लेट हो जाएगा। रूही हाँ में जवाब देती है। घर पहुँचने के बाद तनु उसे एक चिट्ठी देती है। वह चिट्ठी उसके देवर रवि ने लिखी थी। वह रूही के सारे गहने जेवर और घर जो माँ के नाम था, छुपके से अपने नाम करवा कर वह घर बेचकर चला गया था। चिट्ठी पढ़कर रूही को बहुत दुख होता है कि विमल का एक सपना पूरा करने में वह असफल रही। वह चाहती थी रवि को अच्छी जॉब मिले, वह अच्छे से रहे। अब पता नहीं वह कहाँ है, किसी अच्छे इंसान के संपर्क में है या बुरे इंसान के संपर्क में। यही सब सोचकर उसके आंसू निकल आते हैं। तनु बोलती है, दीदी उसके लिए क्या रोना, जो तेरे बारे में, घर के बारे में बिना सोचे, बिना परवाह किए सिर्फ अपने बारे में ही सोचता हो। जीजू के जाने के बाद उसे घर का सहारा बनना चाहिए था, पर नहीं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचा और ऐसी गंदी हरकत करके घर से चला गया। उधर माँ की भी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि माँ को भी नहीं लगता कि वह रवि ऐसी हरकत करेगा। उसे लगता था सीमा और मेरे बारे में तो ज़रूर सोचेगा। दुख के बादल इतने से ही नहीं थे, अभी बहुत कुछ देखना था। दरवाजे पर डोर बेल बजी। सीमा दरवाज़ा खोलती है। तभी एक अजनबी इंसान घर में प्रवेश करता है और अपना नाम मिस्टर गुप्ता बताता है। उसके हाथ में कोई डॉक्यूमेंट था। सीमा पूछती है, जी आप कौन? वो घर के पेपर दिखाकर कहता है कि रवि ने ये घर मुझे बेच दिया है, आप लोगों को इस घर से जाना होगा। ये सुनकर माँ को चक्कर आ जाता है। वह लड़खड़ाकर गिर पड़ती है। तभी रूही जोर से चिल्लाती है। रूही उन्हें संभालते हुए जल्दी से बेड पर सुलाती है और एम्बुलेंस को फ़ोन करती है। जब तक सीमा उस अजनबी से कहती है कि प्लीज़ हम लोगों को कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, फिर हम लोग यहाँ घर खाली कर देंगे। अभी जो हुआ आपने तो देख ही लिया। इस हालत में हम माँ को कहीं दूसरी जगह ले जाना खतरे से खाली नहीं होगा। बस कुछ दिन इस घर में रहने की मोहलत मांग रही हूँ आपसे। अजनबियों ने 10 दिन की मोहलत इस घर में गुजारने की दे देता है और कहता है कि उसके बाद आप लोगों को घर खाली करके जाना ही होगा। तभी एम्बुलेंस आ जाती है। रूही और सीमा माँ को अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल में डॉक्टर माँ को देखने के बाद कहते हैं,
ब्लड प्रेशर हाई हो जाने की वजह से इन्हें चक्कर आ गया था। खतरे की कोई बात नहीं है, पर आप लोगों को इनका विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। डॉक्टर कहते हैं आप चाहे तो इन्हें घर ले जा सकते हैं या चाहे तो आज रात इन्हें यही हॉस्पिटल में रख सकते हैं। वो इन्हें हॉस्पिटल में रखना ही सही समझा, क्योंकि रात में उनको अगर कुछ हो जाता है तो संभाल नहीं पाएंगे। वह वहाँ रुककर शिवा को घर भेज देती है और अच्छे से समझा दिया कि घर को अच्छे से लॉक करके सोए। वह सुबह माँ को लेकर घर आएगी। शिवा को भेजने के बाद वह माँ के पास बैठकर सोचने लगती है, अब कैसे सब कुछ अकेली करेगी। उसे घर भी ढूंढना होगा, माँ का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना होगा। सोच ही रही होती है कि तभी मदन की आवाज़ उसके कान में पड़ती है। उसे थोड़ा आश्चर्य होता है, मदन यहाँ कैसे हो सकता है, मैंने तो उसे बताया भी नहीं। फिर भी वह दौड़कर बाहर देखने जाती है। ये क्या, मदन नरसी माँ के बारे में पूछता हुआ दिखाई देता है। रूही मदन को अचानक देखकर खुश हो जाती है, उसे अच्छा लगने लगता है। फिर भी अपनी फीलिंग छुपाते हुए कहती है, किसने बताया मैं यहाँ हूँ? जब जान गए हो तो तुम्हें क्या जरूरत थी यहाँ आने की? हॉस्पिटल में ज़्यादा लोग अलाउड नहीं है, तुम्हें पता नहीं है क्या? रूही प्रश्नों की झड़ी लगा देती है। मदन बोला, बस करो मेरी माँ, जा रहा हूँ वापस। और वहाँ जाने के लिए मुड़ जाता है। तभी रूही कहती है, आए हो तुम वहाँ से बिना मिले जाओगे? मदन तो इसी बात का इंतज़ार कर रहा था, जैसे अरे कौन जा रहा है, मैं तो देख रहा था कि तुम क्या कहती हो। ये बोलकर मदन मुस्कुराने लगता है और रूही भी मुस्कुराने लगती है। माँ से मिलने के बाद वह कुछ देर के लिए बाहर चला जाता है। रूही को लगता है वह चला गया, फिर सोचती है बिना बताए तो नहीं जा सकता। कुछ फिर शैतानी सोच रहा होगा उसके मन में, ये भी ना हॉस्पिटल में भी शांति से नहीं रहता। फिर वह माँ के पास बैठकर माँ का सिर सहलाने लगती है और माँ से बातें करने लगती है। उसकी सास सोचने लगती है, मैं रूही के बारे में गलत सोच रही थी, ये तो अपने से ज़्यादा हम लोगों की चिंता करती है। और वह रूही से कहती है, मुझे माफ़ कर दो रूही बेटा, मैंने तुम्हें गलत समझा। रूही बोलती है, माँ जी आपकी क्या कह रही हैं, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, ये तो मेरा फ़र्ज़ है। विमल के जाने के बाद आपकी जिम्मेदारी मेरे सर पर है और इसे हर हाल में पूरा करना मेरा परम कर्तव्य है। माँ माफ़ी नहीं मांगती बल्कि अपने बच्चों को आशीर्वाद देती है। तभी मदन रूही के लिए खाना और माँ जी के लिए कुछ फल लेकर आता है। उसे पता था कि रूही कुछ भी नहीं खाई होगी। रूही फ्रेश होने चली जाती है और मदन माँ जी को सेब काट कर खिलाने लगता है। तभी नर्स कमरे में आती है और माँ जी से कहती है, माँ जी आप बहुत लकी हैं जो आपका बेटा और बहू आपका इतना ख्याल रखते हैं। माँ जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह कुछ बोल नहीं पाती। तब तक रूही आ जाती है। मदन खाना खिलाकर उसे देरी लगता है। रूही कहती है, मैं ये सब कर लूँगी। हाँ मुझे पता है तुम कर लोगी, पर कितना खाओगी ये भी मुझे पता है। दिन भर भाग दौड़ी में तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया, इसलिए प्लेट में जितना मैं निकाल कर दूंगा तुम सारा खा लोगी। थोड़ा गुस्से वाले अंदाज में मदन ने कहा। रूही बस उसे एक टक देखे जा रही थी। मदन का ये अंदाज उसे बहुत पसंद आया। उसके दिल में अपने लिए फिक्र देखकर बहुत अच्छा लगा। खाना खाने के बाद रूही बोली, मदन अब तुम घर चले जाओ, तुम क्यों हम लोगों के लिए परेशान हो? मदन कहाँ जाने वाला था, उसे तो रूही के साथ रहना बहुत अच्छा लग रहा था। वह बोला, जैसे तुम रहोगी वैसे भी मैं भी रह लूँगा। तुम अकेली कैसे संभालोगी? अगर रात में माँ जी को किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो तुम अकेली कहाँ कहाँ भागोगी? इसलिए मुझे भी रुकने दो। फिर दोबारा रूही मना नहीं कर पाई। सुबह मदन चाय लेने बाहर जाने लगता है। तब रूही भी उसके साथ जाने लगती है। सीढ़ी पर उतरते समय रूही की चुन्नी सैंडल में फंस जाती है। अभी वह गिरने ही वाली थी कि मदन उसे बचा लेता है। रूही उसकी बाहों में गिर पड़ती है। रूही की डर से आंखें बंद हो जाती हैं, पर मदन उसे एक टक देखे जा रहा था। मदन के दिल में रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। तभी एक छोटी सी बच्ची ने कहा, वाह अंकल,
आपने तो हीरो के जैसे आंटी का गिरने से बचा लिया। बच्ची की आवाज़ सुनकर दोनों एक दूसरे से अलग हुए। सुबह का मौसम, ठंडी ठंडी हवा का चलना, रूही को अपने खुले जुल्फों को संवारना, इसको देखकर मदन को अच्छा लग रहा था। वे दोनों चाय की दुकान पर बैठकर चाय पीने लगते हैं। रूही के एक हाथ में बिस्किट और दूसरे हाथ में चाय का गिलास रहता है, जिसकी वजह से वे अपने चेहरे पर आए जुल्फे को हटा नहीं पा रही थी। तभी मदन अपने हाथ से उसके बालों को संवार देता है। चाय वाला भी देखकर बिना बोले नहीं रह पाता और कह देता है कि आप दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी है, किसी की नजर ना लगे अब दोनों को। रूही कुछ नहीं कहती, उठकर माँ के लिए चाय लेकर ऊपर जाने लगती है और मन में सोच रही होती है कि गलत हो रहा है। मैं मदन के साथ ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं सिर्फ अपने पति से प्यार करती हूँ। क्या हुआ, वह इस दुनिया में नहीं है तो उनकी यादों के सहारे मैं पूरी जिंदगी बिता लूंगी। ये सब सोचती हुई वह माँ के कमरे तक पहुँच जाती है और उनको घर ले जाने के लिए रेडी करती है। इतने में नीचे से मदन आ जाता है और कहता है, मैंने सारा बिल पे कर दिया है, अब चलो माँ जी को घर ले चलते हैं। रूही को जोर का गुस्सा आया और वह बोलती है, अब बस भी कीजिए, मुझे आपकी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकती हूँ ये सब। अब आप जाइए, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। आप अपना देखिए, मेरे पीछे आने की कोशिश मत कीजिएगा। आपने जो बिल चुकाया है लीजिए, वो पैसे मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। हॉस्पिटल के स्टाफ और माँ भी आश्चर्य से रूही को देखने लग जाती है कि रूही ऐसे मदन से क्यों बात कर रही है। मदन कहता है, एक दोस्त के नाते मेरा ये कर्तव्य है कि मैं एक दोस्त की हेल्प करूं। मैं सेल्फिश नहीं हूँ तो मैं अकेले सब कुछ करने के लिए छोड़ दूँ। मुझे आपकी हेल्प की। रूही की बात पूरी करने से पहले ही उसकी सास कहती है, घर जाकर बात करते हैं, यहाँ सब देख रहे हैं। बच्चों की तरह तुम दोनों यहाँ लड़ रहे हो, मेरे इलाज करवाने आए हो या लड़ने? रूही चुप हो जाती है। मदन माँ जी को पकड़कर नीचे उतरने लगता है और सामान लेकर रूही नीचे आने लगती है। घर पहुंचकर मदन रूही की सास से कहता है, माँ जी, मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। मेरी भी इस दुनिया में कोई नहीं है। आप लोगों को देखकर मुझे भी अपने परिवार की अभिलाषा मन में जागृत हो जाती है। मदन बोलते बोलते रुआसा हो जाता है। मैं आप लोगों को अपनाकर आप लोगों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं विमल की जगह कभी नहीं ले पाऊँगा, पर मैं उसकी कमी आप लोगों को महसूस नहीं होने दूंगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे रूही का हाथ अपने हाथ में मांगना चाहता हूँ। उसकी सास कहती है, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है कि रूही का दोबारा घर बस जाएगा। मुझे तुम जैसे बेटी का भी साथ मिल जाएगा। पर मैं अपना निर्णय सुनाने से पहले रूही की अनुमति लेना चाहूँगी। अगर रूही इस रिश्ते से खुश है तो मुझे भी कोई ऐतराज़ नहीं है। तभी रूही कहती है कि मुझे इस रिश्ते से ऐतराज़ है। मैं जैसी हूँ इस हालत में खुश हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तनु भी उसे समझाती है पर वह सुनने को तैयार ही नहीं होती। तभी मदन कहता है, आखिर वजह क्या है तुम्हारे ऐतराज़ की? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ? अगर मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ तो तुम बोलो, तुम्हारे रास्ते कभी नहीं आऊँगा। ऐसी बात नहीं है मदन, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, पर हमारा ये समाज हम दोनों के प्यार को गलत नज़रों से देखेगा। तुम्हें ज़िंदगी भर ताने सुनने को मिलेंगे कि तुमने एक विधवा से शादी की है। अगर कोई लड़का लड़की के प्यार करके शादी कर लेता है तो समाज उसे ताने देने से नहीं थकता। फिर हमारी बात तो बिल्कुल अलग ही है। एक विधवा को प्यार करने का इजाज़त नहीं है, उसे दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं है। मेरी ज़िंदगी में अकेलापन है और विमल की यादें हैं। बस मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। विमल की यादों के साथ मुझे खुश होकर विमल की यादों के साथ ही जीना है। इससे ज़्यादा खुशियों की हकदार मैं नहीं हूँ, क्योंकि विमल के जाते ही मेरी सारी खुशियाँ रूठ गई हैं। तू अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़,
और मुझे भूल जाओ। मैं कल ही सबको लेकर इस शहर से दूर जा रही हूँ, क्योंकि अब घर तो बचा ही नहीं जो मैं इस घर में रह सकूँ। अब अच्छा यही होगा मैं यहाँ से दूर दूसरे शहर में चली जाऊँ, और तुम भी जिंदगी में आराम से आगे बढ़ सको। हाँ, अगर कभी इस दोस्त की याद आए तो मिलने ज़रूर आ जाना। ये कहकर रूही अपने कमरे में जाकर रोने लगती है, क्योंकि मदन से नजरें मिलाने की हिम्मत उसमें नहीं होती है। मदन भी रोते हुए उसी घर से निकल जाता है। रूही की बातें उसे याद आने लगती हैं। वो हम रूही से बहुत प्यार करने लगता है। रूही से दूर होने से उसे बिल्कुल गवारा नहीं होता, पर करे तो करे क्या? जबरदस्ती भी शादी तो नहीं कर सकता था। उसे अच्छा नहीं लगता था। तभी उसे तनु फोन करती है और कहती है, सच में आप दीदी से शादी करना चाहते हैं? मदन बोलता है, अभी भी तुम्हें शक है? मैं रूही से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तनु कहती है, पर दीदी समझे तब ना। मैं समझाने की कोशिश करूँगी, तुम अपना ख्याल रखना। तुम बहुत अपसेट लग रहे थे तो मैंने तुम्हें कॉल किया, ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरे दिन रूही जब ऑफिस जाती है तब वह बॉस को अपने डिज़ाइन के बारे में बताती है। बॉस जब कारण पूछते हैं तब उसे अपने देवर के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है कि कैसे वे धोखे से घर बेच देता है और उन्हें इस घर में रहने की बस कुछ दिनों की मोहलत मिली है। बॉस कहते हैं, तुम दूसरे शहर में सब कुछ कैसे मैनेज करोगी? कंपनी की तरफ से स्टाफ क्वार्टर मिलता है, तुम और तुम्हारी फैमिली आराम से वहीं रहो। मदन को भी कंपनी दूसरे टाउन भेज रही है, तुम दोनों ही चले जाओगे तो न्यू स्टाफ अभी तुरंत सब हैंडल नहीं कर पाएगा, इसलिए तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता। रूही आश्चर्य से बोलती है, मदन दूसरे टाउन में जा रहा है? हाँ, 3-4 दिन में वह इस कंपनी के दूसरे ब्रांच में चला जाएगा। वहाँ उसका ट्रांसफ़र हो गया तो किसी भी भरोसेमंद इंसान को वहाँ भेजना था। मदन से ज़्यादा कोई भरोसेमंद नहीं है, इसलिए उसे ही जाना पड़ेगा। बॉस की पूरी बात सुने बिना ही रूही कैबिन से निकल कर मदन से मिलने जाती है। तब तक मदन वहाँ से निकल गया होता है। मदन को फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं लगता। घर में आने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह मदन से बात करना चाहती है पर फ़ोन ही नहीं लग रहा था। उसे बहुत रोना भी आता है, पर क्या करे? मदन को फ़ोन लगाते लगाते बिना कुछ खाए पिए ही वह वहाँ रूम बंद करके सो जाती है। दूसरे दिन सवेरे उठकर वह घर से निकल जाती है और सोचती है पहले वह मदन से मिलेगी तभी ऑफिस जाएगी। मदन के घर पर मदन उसे नहीं मिलता। कॉल करती है, कॉल भी नहीं लगता। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर मदन गया तो गया कहाँ? कॉल भी नहीं लगती। रीना से पूछती है, रीना भी कहती है मुझे नहीं पता। कॉल ऑफिस से निकलने के बाद हमसे बात भी नहीं हुई है, आज ऑफिस भी नहीं आया है। उसे बहुत चिंता होने लगती है कि मदन कहाँ गया। ऑफिस जाने के बाद उसे काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। घर आने के बाद फिर से कॉल करती है, फिर नॉट रीचेबल। फिर वह परेशान होकर घर से ढूंढने निकल पड़ती है। वो सारी जगह जहाँ जहाँ मदन के साथ गई थी, पर वह वहाँ भी कहीं नहीं मिला। बॉस को फ़ोन करती है, हाँ रूही बोलो, सर आपसे मदन की बात हुई थी क्या? कल से ट्राई कर रही हूँ, उनका कॉल नहीं लग रहा है। बॉस बोला, नहीं रूही, मुझसे बात नहीं हुई है मदन की। अब तो रूही को बहुत टेंशन होने लगती है, कहीं कुछ गलत तो नहीं कर लिया उसने। ऐसे मदन को मुझे नहीं बोलना चाहिए था, वह प्यार करता था मुझसे। ये सब सोचकर वह रोने लगती है और ज़ोर ज़ोर से कहने लगती है, आई लव यू मदन, कहाँ हो तुम? वापस आ जाओ। तुम ऐसा जैसा बोलोगे मैं वैसा ही करूँगी। पर मदन रहता तब ना आता, मदन वापस नहीं आता। वही ढूंढ कर थक थक कर घर वापस आ जाती है। वह रात भर रोती रहती है और मदन की सलामती की दुआ मांगती रहती है। दूसरे दिन तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह ऑफिस नहीं जाती। तनु, सीमा और माजी तीनों मंदिर जाने के लिए रूही से कहती हैं, परंतु तबीयत ठीक नहीं होने के कारण वह मंदिर जाने से इनकार कर देती है। कुछ घंटों बाद
सीमा का फ़ोन आता है कि भाभी जल्दी से मंदिर आ जाइए। मदन भैया का पता चल चुका है कि वह कहाँ है। रूही बिना कुछ सोचे समझे नंगे पांव दौड़े हुए मंदिर पहुंच जाती है। वहां का सीन देखकर वह दंग रह जाती है। मदन मंदिर में किसी और से शादी कर रहा था। रूही को बहुत जोर से गुस्सा आता है। दौड़कर मैं उसके पास जाती है और जोर से एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं 2 दिन से तुम्हारे लिए परेशान थी और तुम यहाँ किसी मोटी से शादी कर रही हो। 2 दिन से फोन लगा लगा कर मैं थक चुकी हूँ और तुम्हारा फोन नहीं लगा और तुम या किसी और से शादी कर रही हो। जरा भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि मेरी क्या हालत हो रही होगी। मैं पागलों की तरह तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढी। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत तो नहीं हो गया। तुम्हारे लिए मैं रोती रही, भगवान से सलामती की दुआ करती रही और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। मदन, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ और तुम यहाँ किसी और से शादी कर रहे हो। रूही बोले जा रही थी और बच्चों के जैसे रोई जा रही थी। ये सब इमोशनल दृश्य देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गई। रूही की आंखों में मदन के लिए प्यार साफ दिख रहा था। सबको मदन रूही को चुप कराने की कोशिश कर रहा था। जब वह चुप होने का नाम नहीं ले रही थी तब मदन उसके मुंह बंद करके कहता है, जो एकदम चुप। तुमने मेरे लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। मैं क्या करता। मैं तुम्हें समझाते समझाते थक चुका था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता और तुमने मुझे मजबूर कर दिया ये कदम उठाने के लिए। मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी मैं सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। पहले तुम इस दुल्हन के चेहरे को तो देखो, ये कौन है। रूही घूंघट उठाकर देखती है तो उस घूंघट के अंदर बॉस दिखाई पड़ते हैं। ओफ हो, ये सब नाटक था और आप सबने मिलकर ये नाटक प्लान किया और सारे लोग इस प्लान में शामिल थे। तभी तनु बोलती है, जी दीदी, ये सब नाटक था और ये मेरा ही प्लान था। मैंने और मदन ने मिलकर ये प्लान बनाया था और सबको इस प्लान में इन्वॉल्व किया। ये अच्छा है, अब आप दोनों शादी कीजिए, मैं तो चलती हूँ। दुल्हन की तरफ इशारा करके तनु बोली। इसलिए लड़की मोटी दिख रही थी। हंसते हुए तनु बोलती है। तभी रीना कहती है, मदन छोड़ो ना, अगर वो शादी नहीं करेगी तो मुझसे ही शादी कर लो। ये कहकर रीना मदन के पास आने ही वाली होती है कि रूही उसे धक्का देती हुई कहती है, खबरदार, कोई मदन के पास आने की कोशिश करेगा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ये सिर्फ मेरा है, मेरा। फिर सारे लोग जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगते हैं। तनु अपनी बहन को दुल्हन की तरह तैयार करके लाती है। तभी मदन उसे देखता ही रह जाता है। आज सच में रूही बहुत सुंदर लग रही होती है। रूही भी खुश होती है क्योंकि खुशियाँ दोबारा उसकी झोली में आ रही थी, वो भी मदन के रूप में। पर सच तो ये है कि हमारे समाज में विधवा पुनर्विवाह इतना भी आसान नहीं है। अब मदन और रूही ने मिलकर एक अच्छा सा खानदानी लड़का देखकर सीमा की शादी भी बड़े धूमधाम से कर दी और अपनी माँ कमला जी की खूब सेवा की। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल योगी वॉइस को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।